हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस मेसी में। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर वन प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। यह नोट्स एनसीईआरटी पे बेसिस होगा, फुल्ली एनसीईआरटी है। इस नोट्स से 95% प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना। पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो प्रकाश जैसे कि हो गया, माने प्रकाश की सहायता से ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश है ना, वो प्रकाश जैसे क्या थी, मान लो प्रकाश को हम देख पाते, एक क्वेश्चन उठता है प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं या नहीं। तो प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब भी माने हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो प्रकाश नहीं दिखाई देता है, वह वस्तु दिखाई देता है। माने जैसे कि हम लोग माने कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वह वस्तु दिखाई देता है, उसके बीच में प्रकाश कितना है, क्या माने किस तरह का है, वो दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ये हो जाएगा प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रकाश सरल यानी सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वो सरल यानी सीधी रेखा में गमन करती है। पहला पॉइंट में है प्रकाश सरल यानी सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश जैसे कि सरल और सीधी रेखा में कैसे गमन करती है। ये वाला पहला हाथी लेते हैं, जैसे कि है ना, इस तरह हो गया, तो पूरा सरल रेखा है। तो हो गया प्रकाश माने सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा तीर लेते हैं, ये भी पूरा सरल रेखा है। अगर इस तरह भी लेगा तो ये भी सरल रेखा है, क्योंकि इसका लास्ट वाला छोर देखिए, लास्ट वाला छोर और अंतिम छोर देखिए, पूरा सीधे एक सीधा में है। तो ये हो गया प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चाहे ये रेखा मैंने किसी भी तरह ले, लेकिन मैंने शुरुआती वाला छोर से लास्ट वाला छोर समांतर मैंने पूरा सीधा होना चाहिए, तो हो जाएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इस तरह हो गया प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा टॉपिक है प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। पहले भी बताए थे प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह उस माने प्रकाश नहीं दिखाई देता है, वह सिर्फ वस्तु दिखाई देता है। क्योंकि माने जैसे प्रकाश है ना, तो वो वस्तु से वस्तु पर जाकर टकराता है और वस्तु पर से हमारी आंखों पर आगे परावर्तित होता है, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। अगर हम किसी आदमी को अंधेरे में कोई बोलता है माने हम लोग देखते हैं आँख की सहायता से, भी ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी को हम लोग पूरा अंधेरा वाला कमरा में रख देते हैं और उसको माने पूरा अंधेरा वाला, जिसमें माने कोई भी छिद्र उद्र या खिड़की उड़की ना हो, पूरा तरह ढका हुआ हो, तो आँख होते हुए भी नहीं दिखाई देता है। और जैसे कि नहीं दिखाई देता है आँख होते हुए भी, तो हो जाएगा प्रकाश माने, और प्रकाश की सहायता से ही हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? यह एनसीईआरटी पे है बस। प्रकाश का परावर्तन तो हो जाएगा जैसे कि एक सतह लेते हैं, इस तरह मैंने दर्पण को रंग देते हैं, सतह लेते हैं। इस वाला थी सतह है ना, इसको जिससे मैंने प्रकाश आएगा और परावर्तित हो जाएगा, इस सतह को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं।
परावर्तक पृष्ठ या सतह। तो यह हो गया। इस पे किरणें आएगी, इस पे किरण आएगी, फिर आकर परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चलेगी। आ रहा है, फिर यहाँ से आकर टकरा माने सतह से परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चल रहा है। आने वाला किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। जाने वाला किरण नहीं, आपतित किरण बोलते हैं। और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। इसमें जो नथी बिंदु है, यह बिंदु जिसे कि किरण आ रहा है ना, तो इस सतह पे टकरा रहा है, परावर्तक सतह पे, तो इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु बोलते हैं। इस पर एक अभिलंब लंब डालते हैं, इस पर एक लंब। इस पर एक लंब डालते हैं, जिसको बोलते हैं अभिलंब। इसको एन से सूचित करते हैं। इसको अभिलंब बोलेंगे। ये आपतित किरण है, जो किरणें आ रही है और टकरा कर जा रही है, आपतित किरण और अभिलंब हो गया ये। इसके बीच में एक कोण बनता है, जिसको आपतन कोण बोलते हैं, और आई से सूचित करते हैं। ये है परावर्तित किरण जो टकरा कर जा रहा है। परावर्तित किरण और अभिलंब हो गया ये। अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिसको बोलते हैं आर, यानी अपवर्तन कोण बोलते हैं। अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो इसको पूरा तरह पढ़ते हैं अब। इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। एक बार चित्र के अनुसार पढ़ते हैं। इस सतह है, जिसमें रंगा हुआ है, इस पे किरणें आ रही है और टकरा कर जा रही है। आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और टकरा कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। ये जो माने अथी किरणें आई थी ना, आपतित किरणें, एक बिंदु माने सतह है, ये परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के एक बिंदु पर माने आपतित होती है, जिसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको आपतन बिंदु बोल देंगे। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया है, इस तरह से छोटा छोटा। तो इसको बोलते हैं अभिलंब, जिनको एन से सूचित करते हैं, जिसको एन से सूचित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब है ना, इसके बीच एक कोण छोटा सा बन रहा है, छोटा सा कोण बन रहा है, जिसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को आपतन कोण बोलेंगे, जिसको आई से सूचित करते हैं। और यहाँ हो गया जाने वाली किरण, यानी परावर्तित किरण, और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिसको बोलेंगे अपवर्त, जिसको बोलेंगे परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो अगला इसका परिभाषा देखते हैं किस तरह होगा। क्वेश्चन पूछता है हर बार, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे है ना, ये वाला आपतन कोण बन रहा है कोण, और ये इधर परावर्तन कोण बना है, ये दोनों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब अगर आपतन कोण 60 डिग्री का बनता है, तो तय है कि परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही बनेगा। अगर आपतन कोण 10 डिग्री का बनता है, तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है। दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया
अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु, यह आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल यानी वाला सतह है ना, यह सतह में, सतह को तल पृष्ठ इसे बोलते हैं, तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर। मतलब जितना आपतन कोण अगर 10 डिग्री बनता है तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री बनेगा, इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा हो गया भारतीय भवन में जो पहला वाला है ना वो दूसरा में दे दिया, और दूसरा वाला इसमें पहला में दे दिया भारतीय भवन में। बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बुक है। आगे चलते हैं। अगला 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 टॉपिक है समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह का बनता है। देख लेते हैं। जैसे कि सतह ले लिए, यह एक सतह है, इस ओर से रंगा हुआ है। रंगा हुआ का मतलब है जैसे कि प्रकाश मैंने आएगा तो इसके आर पार नहीं जाएगा, ऐना होता है जिसके दूसरे साइड पर उजला पेंट किया कर दिया जाता है, तो ताकि मैंने वो आर पार दिखाई ना दे, तो इस तरह भी यहाँ भी रंग दिया जाता है ताकि प्रकाश आर पार ना हो जाए। यह एक दर्पण की तरह है। इस तरह मैंने जहाँ से अति होगा ये वाला अति चिन्ह सतह है, ये परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश होकर आर पार करेगा। तो एक वस्तु हम लोग लेते हैं जिसको यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे जिसको मान लेते हैं ओ, तो इसमें से बहुत सारा किरणें अलग अलग दिशाओं में बहुत सारा किरणें निकलेगा, बहुत सारा माने अलग अलग दिशाओं में बहुत सारा किरण निकलेगा। तो इसमें से सिर्फ मैंने हम लोगों को 2 ही किरण लेना है, सिर्फ 2 किरण ही लेना है। ये वस्तु से तो पहला किरण नहीं थी, इस तरह आएगा, दर्पण पे आएगा, फिर इस तरह परावर्तित होकर चला, दर्पण पे इस तरह आ रहा है, दर्पण में फिर परावर्तित होकर चला जा रहा है। दूसरा किरण है माने अथी समतल दर्पण के लंबवत पड़ेगा, इस पर लंबवत पड़ेगा। अब जानते हैं कि समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस चले जाते हैं। जैसे पूरा खड़ा खड़ा पड़ रहा है समतल दर्पण पे, तो पहले तो आ रहा है ऐसे, इस तरह से पहले आ रहा है, फिर इस पर टकराएगा तो टकराने के लिए और क्या ना हो जगह मिलेगा नहीं, फिर ऊपरे चला जाएगा। ये तो मैंने जौन सी दिशा से आया फिर उसी दिशा में चला गया, तो ये हो जाएगा समतल दर्पण में। मैंने अथी इस तरह अथी होगा। फिर मैंने इसका देखते हैं प्रतिबिंब बनता कहाँ है। तो कोई आदमी मैंने इधर से आँख उख लगा कर देखता है, कोई आदमी मैंने इधर से आँख लगा कर देखता है, तो उसको लगेगा कि मैंने ये जो किरण है ना, मैंने किरण ये इस साइड से आ रहा है, लगभग मैंने इस दिशा से आ रहा है, इस दिशा से। फिर इसको मिलाते हैं तो लगभग यहाँ बन रहा है, यहाँ पे लगभग बन रहा है। तो ये जो मैंने प्रतिबिंब की दूरी बना है ना, प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु बन रहा है, तो ये लगभग मैंने वस्तु की जितना दूरी है, मैंने दर्पण ले लो ये वाला, ये दर्पण ले लेते हैं, और दर्पण से जितना दूरी पर मैंने वस्तु है ना, ये दूरी पर उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बन रहा है, लगभग बराबर है। मान लो दर्पण से वस्तु दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये दर्पण से प्रतिबिंब भी इसके अंदर में 10 सेंटीमीटर पर ही बनता है। मतलब वस्तु दूरी जैसे दर्पण से लेके वस्तु जितना दूर पर रहता है, प्रतिबिंब भी दर्पण के उतना ही अंदर में बनता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन हर बार आते रहता है, लगभग मैंने ऑब्जेक्टिव इससे आता है। तो पहला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह के होता है। तेम है प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। आभासी कैसे, जब भी मैंने डॉट डॉट रेखा से रहेगा ना चिन्ह,
तो उसको आभासी बोल देंगे। डॉट डॉट रेखा से मिल रहा है मतलब वो आभासी है। तो डॉट डॉट रेखा से जब भी रहेगा उसको हम लोग आभासी बोल देंगे। तो आभासी और सीधा कैसे हो जाएगा, तो आभासी है ना, तो आभासी के साथ जब भी आभासी आएगा उसके साथ हमेशा सीधा जोड़ देना है। आभासी के साथ सीधा जोड़ देना है, और अगर वास्तविक आता है ओरिजिनल वाला तो उसके साथ उल्टा जोड़ देना है। ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब का आकार, यहाँ वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है इधर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। वस्तु के आकार के बराबर है मतलब जितना बड़ा ये थी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है ना, तो इतना बड़ा भी वस्तु है। प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए अति दर्पण में प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबा बनता है, 10 मीटर लंबा बनता है, तो उतना ही प्रतिबिंब 10 मीटर लंबा बनता है, तो अथी जो वस्तु है ना वो भी 10 मीटर ही लंबा रहेगा। अगर प्रतिबिंब 5 मीटर लंबा बन रहा है तो वस्तु भी 5 मीटर ही लंबा होगा। अगर 5 मीटर होगा, अगर वस्तु 5 मीटर लंबा है तो प्रतिबिंब भी कन्फर्म है कि ये भी 5 मीटर ही लंबा बनेगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात आगे मतलब सामने रहता है। जैसे बोल रहा है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब हो गया ये वाला, ये दर्पण से उतना ही पीछे बन रहा है, बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे है। मतलब जितना ही थी ये प्रतिबिंब दर्पण है, यहाँ से प्रतिबिंब इतना पीछे बन रहा है जितना ये दर्पण है ना, दर्पण से वस्तु आगे है। मतलब इसी तरह मान सकते हैं, अगर अथी जो ये वस्तु है 5 मीटर लंबा है तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर लंबा ही बनेगा। अगर वस्तु 10 मीटर पर है, 15 मीटर पर यहाँ मान लेते हैं वस्तु ही बना, ये जो वस्तु है 15 मीटर पर दूरी पर है दर्पण से, तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना ये भी दर्पण से 15 मीटर ही दूर बनेगा। ठीक है। तो हो जाएगा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब है दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। और चौथा है प्रतिबिंब पारस्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब पारस्विक रूप से उल्टा बनता है। पर इसलिए पहले समझते हैं पारस्विक रूप है क्या। तो पारस्विक रूप थी उसको बोलते हैं जब हम लोग माने कोई दर्पण के सामने खड़ा होते हैं ना, तो जो हमारा दाहिना वाला हाथ है, जब हम लोग अपना दर्पण के सामने खड़ा हो गए समतल दर्पण में, अगर हम लोग अपना दाहिना वाला हाथ उठाते हैं ना, तो जो प्रतिबिंब है उसका दाया वाला हाथ उठता है। अगर हम लोग अपना दाया वाला हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का दाहिना वाला हाथ उठता है। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब पारस्विक, इसी को बोलते हैं पारस्विक परिवर्तन। तो प्रतिबिंब पारस्विक रूप से क्या बनता है, उल्टा बनता है। अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित यानी धंसा हुआ रहता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित यानी धंसा रहता है। परावर्तक पृष्ठ ओकरा बोलते हैं जैसे मैंने प्रकाश की किरणें हैं ना वो पकड़ पड़ेगा तो वो टकरा कर वापस चला जाएगा, उसको परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं। जैसे अधिकांश वस्तुएं है, अधिकांश लगभग दुनिया के सारी वस्तुएं हैं जिसपे प्रकाश पड़ता है तो मैंने कुछ ना कुछ भाग उसका टकरा कर वापस चला जाता है। तो हो गया परावर्तक पृष्ठ, समझ गए। एक सिर्फ मैंने दुनिया में देखा जाएगा तो एक अथी है ब्लैक होल है,
जिसमें प्रकाश जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो अपवाद में है। बाकी दुनिया की सारी वस्तुएं से प्रकाश परावर्तित होता है। तो गोलीय दर्पण हो गया। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोलीय दर्पण क्या है। यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी निकाले। तो इसका क्वेश्चन पूछते रहता है, पूरा एनसीईआरटी का है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पढ़ना है जैसे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार के होता है। पहला है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। पहले अति करते हैं, चित्र बनाते हैं किस तरह से दो प्रकार के होगा। गोलीय दर्पण बोला है तो गोलीय पहले गोला ले लेते हैं एगो। इसका मैंने दहिना साइड है ना, उस तरह से मैंने इसको उस साइड से रंगेगी। जैसे कि हो गया इस तरह से, इधर से रंग दी, छोटा छोटा करके मैंने दर्पण को रंग देंगे, ठीक है ना। दर्पण को रंगना होता है दाहिने वाला साइड से, दोनों में भी। तो इसको भी दाहिना साइड से ही रंगेंगे। तो जो है ना दाहिने वाला साइड है, इसका मैंने अधी जो इस तरह है। फिर बाद में मैंने इसको अथी जैसे कि इसमें से बीच में से काटते हैं। तो इस तरह हो गया। मैंने जैसे कि ये वाला है ना, ये परावर्तक सतह है अंदर की ओर, मतलब इस पर किरणें पड़ेगी तो ये टकरा कर वापस मैंने टकराएगा उड़ जाएगा। ये वाला सतह से हो गया, ये बड़ा माने अथी हो गया परावर्तक सतह, मतलब इसमें से किरण ऐसे पड़ेगा फिर टकराएगा, इधर उधर टकरा कर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। ये वाला है इस तरह से। मैंने इसका अथी जो परावर्तक सतह है अंदर की ओर धंसा हुआ है, मतलब इसको बाहर से रंगे हैं, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो का तरह के होता है। पहला हो गया अवतल दर्पण, और ये वाला है जो ना मैंने इसका अंदर की ओर से रंगे हैं, अंदर से रंगाया है, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह है, मैंने इधर से आएगा वस्तु किरणें और टकरा कर इधर उधर चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण है ये। तो इसको बोल दिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोल दिए। आशा है कि आप लोग गोलीय दर्पण समझ चुके होंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो पहला अवतल दर्पण क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। परावर्तक सतह जो से मैंने होकर प्रकाश परावर्तित होगा, इस तरह अवतल दर्पण होगा। ई वाला बाहर से रंग दे रहा है ताकि मैंने प्रकाश आर पार नहीं होगा। तो इस तरह से अवतल दर्पण में वस्तु आएगा, मैंने प्रकाश की किरणें आएगा और टकरा कर इधर उधर चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। मैंने जो परावर्तक सतह है ना, मैंने जिससे प्रकाश परावर्तित हो रहा है टकरा कर, ये गोलीय दर्पण में अंदर की ओर वक्रित है, यानी अंदर की ओर धंसा हुआ है। देख सकते हैं इसमें अंदर की ओर धंसा हुआ है। परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो, वक्रित मतलब धंसा हुआ है, उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। बाकी दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो। बाहर की ओर पहला है अवतल, अंदर की ओर धंसा रहेगा, और दूसरा है उत्तल, बाहर की ओर वक्रित रहेगा, उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। जैसे इस तरह है, उत्तल दर्पण इस तरह था तो इसको रंगे थे अंदर से, और इसमें से प्रकाश की किरणें बाहर से पड़ेगा, प्रकाश की किरणें बाहर से पड़ेगा
और टकरा कर इधर उधर जला चला जाएगा। तो ये परावर्तक सतह है ना, इसका बाहर की ओर है, बाहर है ना, परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित यानी बाहर की ओर उभरा हुआ है, उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। हो गया। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं। तो अवतल और उत्तल में अंतर पूछता है तो हो जाएगा पहले अवतल दर्पण अंदर की, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, अंदर की ओर वक्रित यानी धंसा हुआ रहता है। और दूसरा है उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक सतह है जो बाहर की ओर वक्रित यानी उभरा हुआ रहता है। तो ये हो गया अवतल और उत्तल में अंतर। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे